तो आपको संपत्ति दिलाई जाएगी। अगर आप अवैध कब्जा करते हो तो योगी महाराज है, बुलडोजर भी चलाया जाएगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी हो, ये कानूनी राइट है आपका, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। कोई जरूरी नहीं है आपके पास संपत्ति हो ही, आप भिखारी भी हो सकते हो, आप हो सकता है आप दिवालिया भी हो सकते हो, ठीक है। आपकी संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे में एक मैंने सोचा एक ब्रीफ वीडियो लाई जाए, एक छोटी सी वीडियो लाई जाए, जिसमें केवल टू द पॉइंट वही बात किया जाए जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं एग्जाम में। वैसे तो मैंने डिटेल अनुच्छेद बाय अनुच्छेद संविधान में पॉलिटी वाले सब चीजें सीरीज में भी कई बार पढ़ाया हुआ है और कोर्स में भी कई बार पढ़ाया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि एक दिन में वो सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, एग्जाम की मांग को देखते हुए और आप लोग को थोड़ा सा जल्दी में कम समय में कंटेंट को देखते हुए आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसमें आप बहुत ही कम समय में उन चुनिंदा चुनिंदा, जिसे कहते हैं एग्जाम टाइम पर लास्ट टाइम पे रिव्यू करके जाना, उन चुनिंदा चुनिंदा अनुच्छेदों को आप देख सकोगे, जिसके माध्यम से आपको, जैसे होता ना कि ये फॉर्मूला है, उसका ये पहला अक्षर बता दिया जाए तो आपको याद हो जाएगा वो चीजें। इस टाइप की वीडियो में लेकर के आया हूं और इसमें पूरा का पूरा हम लोग आर्टिकल को देख लेंगे एक बार से, कौन कौन से महत्वपूर्ण है किस किस भाग में, और जिसको उसको आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। तो मैं अगेन बता रहा हूं कि आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, भाग बाय भाग करके पूरा का पूरा संविधान पढ़ाया जा चुका है। यूट्यूब पर भी कई बार आप वीडियो सर्च करेंगे मिलेगा, और कोर्स में भी मिला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग केवल ब्रीफ जानकारी जानेंगे, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल भारतीय संविधान का। अच्छा, एक चीज डाउट आता है भारतीय संविधान का, जब भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात होती है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जब भी बात होती है, यहां पर हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, तो जब भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात आएगी तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं, टोटल अनुच्छेद भारतीय संविधान में कितने हैं, और टोटल भाग कितने हैं, ठीक है। कुल भाग कितने हैं, कुल भाग कितने हैं, चलो आप कमेंट करके बताओगे 22 या 25, कमेंट करके मुझे बताइए कुल अनुच्छेद कितने हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं, 395 या 470 प्लस, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें लोगों को डाउट रहता है, जब कभी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ठीक है, तब जब फोर्सली पूछा जाए कुल कितने भाग हैं और ऑप्शन में आपको 22 ना दिया जाए, तब आप क्या लगाओगे, तो वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे आप कि 22 हर जगह पढ़ते आए हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन में 25 दिया है, आंसर की आती है, आंसर 25 पर लगा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 25 आंसर की कैसे आ गया, ये तो मतलब ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन हो गया है, ये तो गलत आंसर कर दिया आयोग ने। नहीं, आप देखो, आपको थोड़ा सा अधूरी इसके बारे में हो सकता है जानकारी हो। देखो 22 भाग तो हैं संविधान में, लेकिन कुछ सब पार्ट में है। सब पार्ट बोले तो जैसे पार्ट में होता ना ए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद अनुच्छेद जैसे 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 4 का सॉरी भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का कहो किसको, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जोड़ा गया जब ना, तो ये बाद में जोड़ा गया, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि एक अलग भाग ही बना दिया। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो उसके तहत एक नया भाग भी जोड़ा गया, साथ ही साथ में भाग 4 का जोड़ा गया। क्योंकि दोस्तों भारत में नीति निर्देशक तत्व थे 36 से 51, तो 51 के बाद ही, नीति निर्देशक तत्वों के बाद ही ऐसा सोचा गया कि अगर यहीं पर रखा जाए मौलिक कर्तव्यों को तो परफेक्ट जगह होगी इसके लिए। तो इस वजह से अनुच्छेद 51 का बनाया गया, एक सब आर्टिकल बनाया गया, और उसी वजह से एक सब पार्ट बना करके उसको ऐड किया गया, तो भाग 4 का हो गया। तो ये जो 4 का हुआ, जो ये सब पार्ट हुआ, ये भी तो क्योंकि एक पार्ट है, बाद में जुड़ा भले से ही, लेकिन एक पार्ट तो है, तो ये भाग 4 में ही तो है, लेकिन 4 का है, एक अलग पार्ट है, मौलिक कर्तव्य के बारे में ऐसे व्याख्या करी गई है। ऐसे ऐसे ही 4 जोड़े गए, 4 जोड़े गए, लेकिन चूंकि एक बाद में हटा दिया गया, भाग 7 का हटा दिया गया, इसी वजह से क्या किया गया कि अभी 3 बचे हुए हैं, तो 22 3 करोगे तो 25। तो अगर आपसे पूछा जाए सब पार्ट समेत कितने हैं, कुल कितने, तब आप बताएंगे 25 भाग हैं, जिसमें सब पार्ट भी शामिल हैं।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो ऐसे तो आर्टिकल होते हैं 395, लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये 51 का आप सुनते भी होंगे कि 19 का ए, 19 का बी, 19 के सी में लिखा गया, 19 के डी में लिखा गया है, ये चीजें ठीक है ना। मौलिक अधिकार हुआ, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता हुआ, ये सब चीजें 21 का मतलब ये ए बी सी डी जो भी होता है, ये सभी सब पार्ट को, सब आर्टिकल्स को, ये सबको भी अगर मिला लिया जाए, ठीक है, तो अगर सब आर्टिकल को मिला लिया जाए तो 470 प्लस चला जाता है। लेकिन चूंकि मेन मेन आर्टिकल जो है वो 395 ही है, तो अगर केवल आपसे पूछा जाए कितने अनुच्छेद हैं संविधान में, तो आप 395 बताएंगे। अगर 395 अगर है ऑप्शन में तो 395 ही लगाना है। अगर 22 भाग है ऑप्शन में तो 22 ही लगाना है। अगर 22 नहीं है तब 25 पर जाना आपको। अगर 395 नहीं है तब 470 प्लस पर जाना आपको। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब आपको आसान हो जाएगा समझना। ओके चलिए आगे। संघ और उसके क्षेत्र, देखो संविधान में 22 भाग हो गए, 22 भागों को हम लोग जानेंगे, लेकिन अब इस 22 भागों में मैं स्किप कर करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, चूंकि ये वीडियो है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं केवल उनको बताया जाएगा। इसमें टोटल कोई जरूरी नहीं है सभी अनुच्छेद आए, कोई जरूरी नहीं है सभी भाग आए, ठीक है, क्योंकि सभी भाग सभी अनुच्छेद यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन चूंकि ये वीडियो केवल इंपॉर्टेंट आपको लास्ट टाइम रिवीजन पर्पज के लिए है, तो इस वजह से हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे। चलो, तो भाग एक में दोस्तों, भाग एक जो है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है, और ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक चलता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं, देखो 1 से 4 तक है, लेकिन केवल 1 और 3 के बारे में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। संघ का नाम और क्षेत्र, भारतीय संघ का नाम और क्षेत्र, इसके बारे में, सीमाओं के बारे में, इन सब चीजों के बारे में भाग से 1 से 4 तक रखा गया है कि कितना सीमा होगी, कैसे कब्जा किया जाएगा, कैसे निष्कासित करना है, या फिर जो भी है उनके क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है, उनके बॉर्डर का निर्धारण, नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में अगर परिवर्तन करना हो। जैसे नए राज्यों का गठन, जैसे मान लो सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में 16 मई को ऐड कराया, ठीक है, ऐसे ही और भी गोवा को हम लोगों ने पुर्तगाल से छुड़वा करके ऐड कराया, ठीक है, तो ऐसे जो है पीओके को भी हम लोग ले रहे हैं 370 के तहत, तो अलग मामला पड़ गया। तो क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आप देखते ही रहते हो, अक्सर किया जाता रहता है। और जो भी राज्य हैं उनके क्षेत्र कहाँ कहाँ पर, राज्य अलग भी होते हैं। आप 1960 में 1 मई को ले लो, गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, ठीक है ना। ऐसे ही आप ले लो 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 में क्या अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इसके बाद 9 नवंबर को आया, 9 नवंबर को कौन अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, ठीक है, उत्तरांचल आगे चल करके उत्तराखंड बना 2007 में, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया है उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया, 28वां राज्य बना। आगे चल करके 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना, जब क्षेत्रों की सीमाएं बटी, अलग हुआ, उनका नाम हुआ, उनके नामों में परिवर्तन हुआ, अलग राज्य बना, ये सब चीजें अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो अनुच्छेद 10, देखो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नागरिकता, जहां पर ये संघ और उसके क्षेत्र खत्म होते हैं भाग 1 से, अनुच्छेद 1 से 4 में, उसके बाद दूसरा भाग शुरू हो जाता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक चलता है। 5 से 11 तक नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखो सिटीजनशिप में आप अनुच्छेद 10 याद रखेंगे, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए है, मतलब संसद में यह अधिकार दिया गया है। नागरिकता भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर संघ के लिए क्या है, अगर इसमें बात करें तो संघ के लिए हम लोग यूनियन शब्द का यूज करते हैं, ये बड़ा पूछा जाता है। जबकि अमेरिका वगैरह वो लोग फेडरेशन का यूज करते हैं यूनियन शब्द के लिए, लेकिन हम लोग यूनियन का करते हैं, ठीक है ना। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये संघ और उसके क्षेत्र में भारत जो है, ये ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये पूरा लाइन याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जैक्टली लाइन पूछा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब ये हुआ कि हम लोग राज्यों में तो विनाशी हो सकते हैं, विनाश मतलब तोड़ना फूटना विनाश होना, तो हम लोग राज्यों का विनाशी तो कर सकते हैं, मतलब कई राज्यों में टुकड़े टुकड़े मतलब टूट टूट सकते तो हैं, लेकिन अविनाशी संघ है। ओवरऑल जो होगा ना वो भारत के अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कोई राज्य यहाँ से टूट करके पाकिस्तान में कहे कि हम तो पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, ऐसा नहीं होगा। अगर राज्य टूटेंगे, ठीक है, तो वो भारत में ही रहेंगे, भले से अपने 2 राज्य हो जाए 3 राज्य हो जाए, लेकिन भारत में ही रहेंगे। तो ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब संघ जो है वो भारत, वो अविनाश नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा।
यूनियन के लिए हम लोग, संघ के लिए यूनियन या सब यूज करते हैं, वो लोग फेडरेशन करते हैं। आगे अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता देने के लिए संसद जिम्मेदार होगा 10 साल के लिए। ये सब प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, 10 साल यहाँ पर रहो, सब कुछ ठीक ठाक रहे, पूरा प्रोसीजर ठीक ठाक रहे, तब फिर तुमको नागरिकता दे दी जाएगी। या फिर आप यहाँ पर पैदा हुए हो, आपके या तो माता पिता यहाँ के हों, या तो माता या पिता में से कोई एक हो, या तो आप 1900 जब 47 हुआ, जब आजाद हुआ, उसके पहले में कोई माता या पिता आपके यहाँ पर हो। ये सब पूरा प्रोसीजर है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, उतने नहीं जाना है हम लोग को, आर्टिकल देखना है। ठीक है ना, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना संविधान। चलो अब आ जाते हैं मौलिक अधिकारों पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। भाग 3 है, भाग 3 पार्ट 3 संविधान का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 ये है भाग 3 मौलिक अधिकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार कोई भी आएगा तो आप इस पे आएंगे। ठीक है ना, 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में ये स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसी में है। अब आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार भी है, निजता का, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, और अभी अभी तो मैंने आपको अमिताभ बच्चन वाला एक केस समझाया था शायद, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई थी। अमिताभ बच्चन ने एक जो होता नहीं कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो भी इसी में आएगा। अभी मुद्दा थोड़ा गर्म हुआ है, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सके किस आर्टिकल में ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला राइट आता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत लिया। चलो आगे, अनुच्छेद 23 से 24 में दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध में होता है मतलब किसी प्रकार का बच्चों का या फिर किसी भी प्रकार का शोषण ना किया जाए, जबरदस्ती, ये बाल मजदूरी वगैरह इसी में आता है। ठीक है ना, जो चाइल्ड लेबरशिप होता है ना, वो भी इसी में आता है। 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपने अभी हिजाब वाला मुद्दा सुना था, कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाया गया था, वो मुद्दा गरमाया था, तो उसमें बार बार बात हो रही थी 25 से 28 की। ठीक है ना, इसकी बात हो रही थी कि क्या ये मतलब कि संविधान के तहत क्या ऐसा अप्रूवल दिया गया है वो पहना जा सके, तो ऐसा नहीं था उसमें। ठीक है ना, लोग मुद्दा इस पे उठा रहे थे कि हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक पहनावे का भी है, अपने धर्म को प्रमोट करने का भी अधिकार है। लेकिन उसमें ये देखा गया कि क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, मतलब इसमें मैंने आपको वीडियो बना करके बताया भी था कि उसमें ये भी कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म के वस्त्रों को पहनो, लेकिन राइट टू कोड, जो मतलब कोड, जो क्या कहते हैं उसे, लैंड ऑफ द लॉ। ठीक है, लैंड ऑफ द लॉ मतलब जहां पर आप जा रहे हो वहां के लिए नियम क्या है, उसको अवहेलना ना हो, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और में तक अभी बहस जारी ही है। कुछ दिन पहले अभी फैसला भी आया था, लेकिन उसमें चूंकि आधा आधा का रेशियो था, तो इसलिए अभी फिर भी मुद्दा चल ही रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आया ठीक ठाक से। ठीक है, चलो तो 29-30 ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक कल्चर को लेकर के है। अनुच्छेद 32 से 35 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, खास करके अनुच्छेद 32 जो है आर्टिकल 32 याद रखिएगा, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अभी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, अभी इसे से क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इन्होंने इसका नाम इसको बताया था क्या, संविधान की आत्मा और हृदय बोला था इसको। क्यों, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार, इनमें से आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, आपको अगर इनमें से कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है अनुच्छेद 32। आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या करो, अपने मौलिक अधिकारों को प्रिजर्व करने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ये चीज है, मतलब आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपके पास है, अनुच्छेद 32। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि बिना अनुच्छेद 32 के इस संविधान की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है, खास करके मौलिक अधिकारों की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन क्या होगा जब व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलेंगे ही नहीं। योजनाएं तो सरकार लाती हैं, लेकिन क्या होगा, मतलब कई मामलों में ऐसे देखा जाता है कि योजनाएं लोगों को मिलती नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुद्रा योजना, पता नहीं क्या क्या योजना है बिजनेस के लिए, लोन के लिए, लेकिन लोन ले जाओ तो बैंक वाले लोन देते ही नहीं, तो ऐसी योजना का क्या फायदा। ऐसे ही इन्होंने इसीलिए कहा कि संवैधानिक उपचार हैं, इसी वजह से ये
ये इसकी आत्मा और हृदय है, क्योंकि अगर ये ना होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। क्या पता मिले कि ना मिले लोगों को मौलिक अधिकार, ठीक है। तो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यू शुड रिमेंबर दिस। आगे आगे देखते हैं भाग 4। भाग 4 जो है नीति निदेशक सिद्धांत है। देखो मौलिक अधिकार तो मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, संविधान बनाया जा रहा था, मौलिक अधिकार दिया गया व्यक्तियों को। सबसे पहले वाले में क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने भारत बनाया, संघ किया, सब कुछ एक साथ किया, राज्य, भारत, संघ, नाम क्या होगा, ये सब चीज किया, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले में क्या किया, उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उनको नागरिकता दी गई कि चलो आप भारत के नागरिक हो गए। फिर तीसरे वाले भाग में हम लोगों ने क्या किया, तीसरे वाले में हम लोगों ने उन नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए कि ये मूलभूत अधिकार हैं, ये बेसिक आपको राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप हमारे देश में रहते हो तो ये मौलिक अधिकार हुआ, ठीक। अब आता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व क्या है, नीति निदेशक तत्व के तहत क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या हुआ कि जो जो राज्य हैं, राज्य सरकारें होती हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उनका क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो क्या क्या जो है क्या काम करेंगे, किस प्रकार से लोगों की रक्षा करेंगे या लोगों को किस प्रकार की सेवाएं देंगे, क्या कुछ होगा, वो नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 39 नीति के कुछ सिद्धांतों का, पॉलिसीज जो होंगी राज्य की, उनके कुछ सिद्धांतों का राज्य का पालन किया जाना, राज्य उन पॉलिसीज को कैसे पालन करेंगे, कैसे उनको लागू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। मतलब कुछ मामलों में आपको बेसिक तो एजुकेशन प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी, भाई आप सरकार में हो, आपको तो जरूरी है आप बेसिक शिक्षा, काम, सार्वजनिक सहायता ये सब करवाओगे। तो देखो मौलिक अधिकार में नागरिकों के लिए काम बताया गया, मौलिक इसमें नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य सरकारों या स्टेट जो भी डायरेक्टिव होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, उनको काम बताया गया कि आपको ये करना होगा, ये चीजें इनको देनी होगी, ठीक है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आपको बतानी होगी, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लानी होगी, ठीक है। मतलब जिससे आप थोड़ा सा आप एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, आपको थोड़ा सा वो करना होगा, ठीक है ना, रक्षा करनी होगी। चलो दो चीज हो गया भैया। अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा था, अभी तक तो भारत के नागरिकों के लिए सब अच्छा अच्छा किया गया भैया, हम अपना देश बनाए, देश में नागरिक को लाए, नागरिकता दिए, उनको मौलिक अधिकार दे दिए कि चलो ये अधिकार आपको मिलेगा। फिर आपके लिए क्या क्या चीजें व्यवस्था, शिक्षा, मजदूरी, ये सब काम, सार्वजनिक उपक्रम, रोजगार, ये सब चीजें आपको बता दिया गया। अब आपसे भी हमारी उम्मीद है कि आप भी तो कुछ करो, हमारे देश में रह रहे हो तो मतलब ये नहीं कि आप छुट्टा सांड हो जाओगे, आपको भी, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आप भी हमको कुछ करके दो, मतलब मैं आपसे भी कुछ उम्मीद करता हूं। तो इस उम्मीद के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर गायब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या किया कि भाग भाग 4 का ऐड किया। ये क्या हुआ भैया, ये हुआ मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये बहुत पूछा जाता है। इसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल आर्टिकल 51 का ए ऐड किया, ठीक है ना। इसके लिए अब अनुच्छेद, क्योंकि ये 36 से 51 था, ये भी देखते जाइएगा, नजर डालते जाइएगा, अगर मान लो मैं ध्यान नहीं पड़ा, इसको नहीं बोला तो इसको ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक कौन सा भाग है। तो आर्टिकल 51 का ए जो है ना, तो ये हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य ऐड किया। कब ऐड किया, हम लोग रसिया के संविधान से इसको लिए, कॉपी किए, हम लोग 42वां संविधान संशोधन कर रहे थे, ठीक है, 1976 में। तब हम लोगों ने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। कब जोड़ा था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अब चूंकि ये इतना बड़ा संशोधन था 1976 वाला, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और भी बहुत छोटी मोटी चीजें हुई, जैसे 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, ठीक है ना, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता वगैरह। तो फिर क्या हो गया कि ये इतना बड़ा संशोधन हो गया कि इसी को मिनी संविधान मान लिया गया। क्या कहा गया, मिनी संविधान। तो भैया आपसे अगर पूछा जाए कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, तो आपको बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन अभी कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया 51 के। तो मौलिक कर्तव्य में क्या बताया गया कि अभी तक तो हम आपको सब कुछ अच्छा अच्छा चीजें दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी भी क्या क्या जिम्मेदारी हो, ठीक है, आपका भी क्या क्या जिम्मेदारी हो। तो इसमें यह बताया गया सिंपली कि आप अगर इस देश में रहते हो तो आपको तिरंगे का सम्मान करना है।
आपको उपद्रव नहीं मचाना है, ठीक है ना, आपको कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना है, आपको लैंड ऑफ द लॉ को फॉलो करना है, आपको यहाँ का जो भी संविधान है उसको इज्जत देनी है, उसको उसका पालन करना है, कानून के दायरे में रह के रहोगे, ठीक है ना। सारी चीजें, ये नियम कानून इनको बताए गए, मतलब सख्ती बताई गई कि आपको ये रूल है। जैसे होता नहीं, किसी कंपनी में जाओ तो पॉलिसीज होती हैं, तो ये हमारे देश की पॉलिसीज हैं कि आपको इनको फॉलो करना होगा। और मैं एक सरकार में या फिर किसी भी व्यक्ति के नाते या संसद के नाते कह लो या सुप्रीम कोर्ट के ले लो कि वो कहता है कि हम जो है इसको आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये करोगे, अगर नहीं करते हो तब गड़बड़ है भैया, ठीक है। चलो ये सब चीजें होगी, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज मैं यहीं पर ऐड कर दे रहा हूँ, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है और जो संसद है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कि पता तो है क्या क्या करते हैं, कि वो कानून बनाता है, वो न्याय देते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव लाइन में मिल जाता है ऑप्शन तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सी आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि संविधान तो बना है, बनाया किसने? संसद ने ही बनाया है एक प्रकार से, क्योंकि जो लोग संविधान सभा में बनाए थे वही पहली संसद के सदस्य कहे गए। जब संसद के सदस्यों ने संविधान बनाया है और वही इसको संशोधित करते हैं, वही इसमें ऐड करते हैं, वही इसमें हटाते हैं, जो कुछ भी करना होता है। संविधान को बनाने, बिगाड़ने, संवारने, इनका काम तो है संसद का, लेकिन उस संविधान के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने का काम है न्यायपालिका का, ठीक है। क्या है? उस संविधान के तहत न्याय दिलाने का काम है न्यायपालिका का। अब न्यायपालिका काम तो है, लेकिन काम कैसे करेगी? न्यायपालिका जो काम करेगी वो वो जो है वो क्या करेगी? वो अपना न्याय सुनाएगी, वर्डिक्ट सुनाएगी, लेकिन उस न्याय को लागू कराने का जो काम है वो काम पुलिस का होता है, ठीक है ना। कि जो ऑर्डर आया उसको लागू कैसे, उसको फॉलो कैसे कराना है। मान लो कोई अपराधी को न्याय सजा सुनाई गई, फिर अपराधी वो फरार हो गया, या फिर अपराधी कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो गुस्से में बैठे हैं, तो पुलिस का काम है कि गुस्से में हो तो आओ तुम्हारा गुस्सा उतारते हैं जेल में, ठीक है, बिताओ कभी यहाँ पर, ठीक है, एक दो रात, उसके बाद फिर आपका गुस्सा उतरेगा, फिर आपको जेल में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये भी है कि सजा पुलिस नहीं देगी, सजा देगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, वो देगी, ठीक है। और नियम कौन बनाएगा? नियम संसद बनाएंगे। चलो आगे पहुंच जाते हैं। अब हम लोग बड़े बड़े लोगों की तरफ चलते हैं, अभी तक नागरिकों की बात हो रही है, अब आ जाते हैं बड़े बड़े चचा लोगों के पास। संघ की कार्यकारिणी और संसद। संघ की कार्यकारिणी और संसद, ये जो है 52 से 51 में कहा गया है। संघ मतलब समझो भारत, भारत की बात की जा रही है, चलो अच्छी बात है। संघ की कार्यपालिका कैसे होगी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें बताया गया है 52 से 78 तक के बीच में, ठीक है, 52 से 78। अब यहाँ पर ये रेंज दी गई है, रेंज से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। ऑप्शन अगर आपके सामने रखे गए ना, उसमें से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों से मिलकर के है ना सिस्टम अपना। अनुच्छेद 80, राज्यों की परिषद की संरचना। राज्यों की जो परिषद है, परिषद परिषद मतलब समझ रहे हो, काउंसिल, जो काउंसिल है राज्य की, उनकी संरचना, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सब इसमें बताया गया है। 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को शक्ति। देखो अब इसी में ना संघ की कार्यकालिका में इसी में राष्ट्रपति वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। चलो उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखो देखो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दिया जाए, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा चीजों को अभी टच नहीं कर रहा हूँ, जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना जाए, इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? देखो अध्यादेश एक ऐसा पावर है, किसको? राष्ट्रपति को। संसद आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि कानून लाने का और एक्ट लाने का, नया संशोधन करने का ये अधिकार संसद के पास है। संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राष्ट्रपति जो है क्या है? वो एक भारत का प्रथम नागरिक है। उसके बारे में 79-80 आप आगे पढ़ोगे, 79-80-81 संसद के बारे में 79 में कहा गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो वहां पर वो लोग तो लागू करते हैं संविधान, ठीक है, लेकिन क्या हो, जब सत्र ना बैठी हो, जब सत्र ना बैठी हो तब अगर कोई कानून जरूरी पड़ जाए कि ये कानून भैया लाना ही लाना है, तब क्या करेंगे? तब उस टाइम पर अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है। अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति जो है वो कानून लागू कर देता है, इसको पावर है इतना कि कानून अभी लागू कर दो अभी के लिए। हाँ, एक चीज और है, अगले 6 महीने के अंदर इस कानून को पारित कराना होगा संसद से, संसद से पास कराना होगा, ठीक है ना, ये जरूरी है। अध्यादेश ला तो सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन आर्टिकल 123 मतलब 123 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 मत समझ लेना,
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश तो ला सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर जब अगली सत्र बैठेगी ना, उसमें उसको पास भी कराना होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सोच समझ करके अध्यादेश लाया जाता है। जब बहुमत है तभी लवाती है सरकार। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अध्यादेश लागू करवा दिए, बाद में पता है वो फेल हो जाना है, तो 6 महीने के लिए कानून तो बना, पता लगा फिर फेल हो गया, फिर हट गया, तो ऐसा नहीं करते। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में ये बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलो, 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, फिर 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। ये पूरा न्यायाधीश का ही चल रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 148 आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात आती है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये कौन होते हैं? एक होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये देखो, ये है कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक होता है सीजीए, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोल जनरल एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो देखो कंट्रोल जनरल एंड अकाउंट्स जो है वर्तमान में ये है भारती दास जी, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। दोनों का नाम मैं लिख दे रहा हूँ अभी के टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये है भारती दास। ध्यान रखना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के टाइम पर ये है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो एक बार देख लेना इसको, नहीं तो पता लगे चेंज हो गए हो, आप यही याद करके जाओ। अगला भाग 6, इसमें अब राज्यों के बारे में बताया गया है सब कुछ। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के बारे में बात करी गई है, जिसमें राज्य के राज्यपाल सेम वही पोजीशन है जो राष्ट्रपति की पोजीशन संघ में है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है देश का महामहिम होता है, प्रथम नागरिक होता है, ऐसे ही ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो जो चीजें नियम कानून वहां का राष्ट्रपति लेवल की है संघ में, वही वही नियम कानून इसके लिए भी है। बस कुछ चीजें हैं जो भाई छोटे लेवल की हैं, तो बाकी सारी चीजें इसमें सेम मिलेंगी आपको, तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। जैसे वहां पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही राज्यों के लिए क्या है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद उच्च सदन है, वहां राज्यसभा उच्च सदन था। यहाँ पर विधानसभा जो है निम्न सदन है, आम सदन है, वहां पर लोकसभा आम सदन और निम्न सदन होता है। आम सदन मतलब जहाँ के जो नागरिक हैं, जहाँ के जो सदस्य हैं, वो आम जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, इसलिए उसे आम सदन कहा जाता है। ठीक है ना, तो लोकसभा भी आम सदन है, जहां पर हम लोग वोटिंग करते हैं संसद भैया लोगों को, तो संसद भैया लोग जाते हैं कहाँ पर? लोकसभा में। और जो विधायक जो लोग होते हैं उनको विधायिका में भेजा जाता है। ठीक है, सांसद को चुनते हैं तो सांसद जाता है संसद में, संसद मतलब लोकसभा में। ठीक है, और विधायक लोग को चुनते हैं तो वो जाते हैं विधायक क्या, वहां पर विधानसभा में। ठीक है, तो विधायक लोग विधानसभा में जाएंगे, और वहां पे कहाँ पे जाएंगे? विधानसभा में जाएंगे, और वो होंगे विधायक भैया। ठीक है, विधानसभा मतलब क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये मेंबर हुए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएलए। ठीक है, पिक्चर में सुनते तो हो आप एमएलए, लेकिन पता नहीं है एमएलए क्या होता है। और जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको भी सांसद कहा गया है, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको भी सांसद कहा गया है। दोनों होते हैं सांसद ही, लेकिन सांसद शब्द कहीं पर लिखा ही नहीं गया संविधान में। ठीक है, उनको कह दिया गया कि संसद के सदस्य हैं तो चलो सांसद कह लेते हैं, लेकिन संसद के सदस्य ही कहे जाएंगे। ठीक है, जो सांसद आप लोग चिल्लाते हो। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपको समझ में आ गया। अगला है महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, महाधिवक्ता समझाऊं इससे पहले मैं आपको महान्यायवादी समझा देता हूँ। महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी जो है ये अनुच्छेद आर्टिकल 76 में इसके बारे में कहा गया है। 76 बारे में दिख तो रहा है ना, आर्टिकल 76 के बारे में महान्यायवादी के बारे में कहा गया है। महान्यायवादी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं भैया? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ये जो सरकार का, जो केंद्र सरकार होती है उसको भी वकील चाहिए, उसके भी कई जगह लफड़े होते हैं। तो केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई करेगा तो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो केंद्र सरकार के मुकदमों को लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है ना, चलो आप सुनते हो ना सरकार बनाम ये विवादी वगैरह, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी कहां पर करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ऐसे ही राज्यों में भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, इनकी हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के ही हेल्प के लिए होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। महाअधिवक्ता ये क्या करता है, ये राज्य सरकार के, ये राज्य सरकार का वकील होता है, वो केंद्र सरकार का वकील, ये राज्य सरकार का वकील। तो ये राज्य सरकार का वकील होता है और राज्य सरकार के मुकदमों की पैरवी हाईकोर्ट में करता है। कहां पर करता है? हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में, ठीक है। ये अनुच्छेद 76 में कहा गया है और ये अनुच्छेद 165 में कहा गया है। काम वही है, देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट में करेगा पैरवी, ये करेगा हाई कोर्ट में पैरवी, ठीक है। राज्य सरकार की, वो केंद्र सरकार की। क्लियर? राज्यों के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में कहा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। राज्यों के लिए हाई कोर्ट, टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है भैया? 25 है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश वाला। 25 हाई कोर्ट है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बैठकें कहां पर लगती हैं किस हाई कोर्ट में, तो आप बताएंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगर सबसे बड़ा न्यायालय पूछा जाए कि मुकदमों के मामले में सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ, जुडिशरी सिस्टम कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, हल्के मत लेना, सबसे ज्यादा मुकदमे यहीं पे विवाद यूपी बिहार वाले करते हैं ज्यादा। चलो, तो 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इसके बारे में कहा गया है। जिला न्यायाधीश मतलब आप सुनते हो ना, जो सत्रीय न्यायालय होता है। एक आप हाई कोर्ट सुने होंगे, ठीक है, उच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट सुने होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है जिला वाला हाई कोर्ट जहां पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि सत्रीय न्यायालय उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्रीय न्यायालय, याद रखिएगा। चलो, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, ये 235 में कहा गया है, वो उसी के अंतर्गत आते हैं। आगे पंचायत, ये भी बहुत अच्छा चीज है। भाग 9 में कहा गया है, पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आप याद रखेंगे। ग्राम सभा का अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करी गई है। 243 के बी में पंचायतों का गठन कहा गया है। ग्राम सभा, भारत में पंचायती व्यवस्था जो है और नगर निकाय भी है, ये त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया था पंचायतों के लिए, ये बात आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1993 में ये किया गया था, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला अगर पूछा जाए राज्य, तो आप बताएंगे राजस्थान। सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां पर लागू हुआ, तो आप बताएंगे 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने जाकर के इसका उद्घाटन किया था। तो सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जगह लागू हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत वाला जो हुआ यहाँ पे हुआ। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति आप पढ़े होगे, बताया गया है आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में पॉलिटी पढ़नी है तो आप जाकर के एमजीटी ऐप पर देखो, वहां पर कोर्स पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके दिया गया है, सब कुछ वहां पर मिलता है आपको। चलो, तो फिलहाल ये जान गए तीन स्तरीय होता है। इसके लिए 11वीं और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अनुसूचियां भी एक नाम का एक बवाल होता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12 अनुसूचियां होती हैं, संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, बाद में 12 हो गई। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात किया गया है, ठीक है। 11वीं 12वीं आप ये नगर पंचायत, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वाली व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पंचायत व्यवस्था। इसके अलावा राज्यों के नामों की लिस्ट ये पहली अनुसूची में है, ठीक है। ये अनुसूचियां भी पूछी जाएंगी, तो ये भी आपको पढ़ना ही होगा। चलो, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है 264 से 300 का ए पहुंचता है। 300 का ए जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वित्त आयोग ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी ये पूछा गया था अभी सीजीएल में। वित्त आयोग बहुत पूछा जाता है, ये सदाबहार है, मतलब ये मैं यहाँ पर सीजीएल लिखूं तो केवल सीजीएल के एग्जाम देने वाले के लिए ही होगा भला, बाकी लोग बुरा मानेंगे, कहेंगे हमारे भी एग्जाम में पूछा गया था। ये सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में कहा गया है? वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी हैं। कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, एनके सिंह है। चलो, फिलहाल एक और थे अभी, विधि आयोग। तो विधि आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो अभी 22वें विधि आयोग के ऋषभ द्विवेदी जी बने हैं। फिलहाल 300 का आपको अगर याद हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, सॉरी 44वां हुआ था ना, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये हुआ 1978 में, मतलब 76 के 2 साल बाद 1978 में हुआ 44वां वाला। 76 हुआ तो 42वां वाला मिनी संविधान जिसे कहा गया। 44वें में क्या किया गया कि ये संपत्ति का अधिकार ना पहले हुआ करता था मौलिक अधिकारों में, अनुच्छेद 19 में, लेकिन मौलिक अधिकारों को हटा के कि वहां से इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। एक विधिक मतलब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको डाल दिया गया अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया।
आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब भैया बताओ इसे विधिक अधिकार क्यों बनाया गया? कारण क्या है? कारण देखो समझो। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार इसलिए बनाया गया, इसको अगर मौलिक अधिकार में देते तो मौलिक अधिकार क्या उसका रूल है कि आपको यहाँ पर मूलभूत अधिकार तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप हमारे देश में आ रहे हो, यही तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये मौलिक अधिकार आपको दिए जाएंगे। अब सोचो अगर संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता फिर क्या होता कि मतलब आप हमारे यहाँ रह रहे हो तो आपको इतना मिनिमम संपत्ति भी मिलेगी। वाह वाह क्या बात है। फिर उसके बाद कोई कहीं कुछ करेगा ही नहीं, भैया हमको इतना मिनिमम संपत्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारे पास संपत्ति नहीं रहे, भले हम दारू बेच के खा जाएं पी जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें हमें इतना चाहिए, ये तो हमारे मिले, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कहेंगे लोग। लेकिन फिर इसको सरकार ने कहा नहीं, गड़बड़ हो रहा है। 1978 के तहत इसका संविधान संशोधन किया गया, इसको एक विधिक अधिकार दे दिया गया। मतलब आपके पास संपत्ति तो हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, ये कानूनी राइट है आपका, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। कोई जरूरी नहीं है आपके पास संपत्ति हो ही, आप भिखारी भी हो सकते हो, आप हो सकता है आप दिवालिया भी हो सकते हो। ठीक है, आपकी संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है, ठीक है, गतिविधियों में पाए जाने के कारण। तो ये जो है कानूनी अधिकार होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास संपत्ति है तो आपको संपत्ति दिलाई जाएगी, अगर आप अवैध कब्जा करते हो तो योगी महाराज है, बुलडोजर भी चलाया जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला, केंद्र सरकार और राज्यों के तहत सेवाएं। केंद्र और राज्यों के तहत सेवाएं, अनुच्छेद 308 और 323। देखो अनुच्छेद 312 में कहा गया है अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज आप सुनते हो वो है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, यूपीएससी सुने हो ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में 315 में कहा गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए हैं, ठीक है, 320 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 323 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है। ये देखो प्रशासनिक न्यायाधिकरण मतलब समझे हो, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन, अंतर जानते हो? एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन, ठीक है। प्रशासन क्या होता है? जो प्र से आप ऐसे समझ लो पढ़ा लिखा, ठीक है। शासन कौन होता है? शासन भैया ये नेता लोग, जो कोई जरूरी नहीं है पढ़ा, जहां पर कहीं भी नहीं लिखा गया पूरे पूरे संविधान में कि इनको इतना मिनिमम स्टडी की जरूरत है, मिनिमम इनकी इतना योग्यता होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, शासन जो होगा वो क्या करेगा, वो नियम कानून बताएगा, ठीक है, लेकिन प्रशासन जो होगा वो शासन के अंदर में काम करता है, जो शासन कहेगा उसको लागू करवाने का जिम्मेदारी इसकी होती है। तभी तो देखते हो मुख्यमंत्री रातों रात कई डीएम को बदल देते हैं। तो डीएम, एसपी, आईएएस, पीसीएस जो सभी ये सभी जाते हैं, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं। आप आईएएस की तैयारी करते हो, आईएएस मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक है, आप प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी बनते हो, ठीक है। और जो शासन होते हैं वो ये मंत्री विधायक ये सब होते हैं। चलो चुनाव, चुनाव में अनुच्छेद 324, भारतीय चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी सरकार का, किसी भी बड़े पद का कोई दबाव नहीं होगा, निश्चिंत होकर के काम करेगी, ठीक है। पहले तो चुनाव आयोग जो था जब गठन हुआ 1950 में, फिर क्या हुआ कि केवल एक अध्यक्ष हुआ करते थे, एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, ठीक है ना। बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ, वीडियो स्पीड स्लो कर लेना अगर तेज लगेगा। तो क्या हुआ कि जब किया गया तो फिर क्या हुआ कि एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। और पहले चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा ये सब। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन महोदय, सुकुमार सेन, ठीक है, ये पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे। आगे चल करके 1993 में 1993 में क्या कर दिया गया, इसे त्रिस्तरीय कर दिया गया। मतलब त्रिस्तरीय कहें या कहें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त कर दिया गया और उनकी दो सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त कर दिया गया। क्राइटेरिया सब कुछ, कंडीशन सब कुछ सेम ही रखी गई, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, वेतन सब लगभग समान ही रखा गया, लेकिन बस 3 स्तरीय कर दिया गया नाम के लिए। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी आयुक्त, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो उनकी सहायता के लिए होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भैया? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। अभी इलेक्शन कमिश्नर दोनों जो बाकी हैं वो कौन कौन से हैं? एक इलेक्शन है कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र
पांडे जी, और एक हैं अरुण गोयल, अरुण गोयल, ठीक है, अरुण गोयल, ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना, इनको याद रखिएगा। अनुच्छेद 325 में क्या कहा गया है? धर्म मूल वंश, ये अनुच्छेद 324 इंपॉर्टेंट है। धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना। सभी को मत करने का अधिकार है, सभी को मतदान करना भी चाहिए। अभी आपने देखा गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहां पर एक बाबा जी रहते थे जंगल में, उनके लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया, उस जंगल में जाकर के उस एक व्यक्ति के लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो किसी भी आधार पर उसे अछूता नहीं रखना है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी जात का हो, कुछ भी हो, आपको वोट कराने का सभी को अधिकार है और मत वोट करना भी चाहिए। 326 लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकारों के आधार पर होंगे। सिंपल है, जो विधानसभाओं के चुनाव जो होंगे वयस्क मताधिकारों के आधार पर इस बारे में कहा गया है। 18 वर्ष से उम्र के ऊपर जो हो वो सभी मतदान कर सकते हैं, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन आया था, उसके तहत क्या किया गया था, 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान करने की। आगे राजभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, चलो कोई बात नहीं। राजभाषा अनुच्छेद शेयर जरूर कर देना भाई, देखो मेहनत से पढ़ाया जाता है तो शेयर कर दोगे तभी मजा आएगा, ठीक है ना, तब मजा आएगा अगला वीडियो बनाने में। अनुच्छेद 343 में, ये 343 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 243 हम लोग पंचायत के बारे में बात किए, 343 भाषा। हिंदी को राजभाषा कहा गया है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा कहा गया है। 343 से 351 के बारे में राजभाषा के बारे में कहा गया है। संघ की राजभाषाएं 343 कही गई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 345 किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएं। भारत में अनुसूची 8 अभी मैंने जिक्र किया था, 8वीं अनुसूची जो है, ठीक है ना, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। कोई भी एग्जाम होता है बड़े लेवल का ना, ऑल इंडिया लेवल का, तो उसमें ये 22 भाषाओं में पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी। 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में कहा गया है, जो कि इंग्लिश ही है, जनरली इंग्लिश ही यूज करते हैं लोग। और इस पर भी एक विवाद हुआ था, मुझे याद आ रहा है, इस पर भी मैंने शायद वीडियो दिया था, 1-2 साल पहले ये बात आई थी, 2-3 साल हो गए शायद। गुजरात हाईकोर्ट में मुद्दा उठा था कि कोई जरूरी नहीं है कंपलसरी हो हाईकोर्ट में आप अंग्रेजी में ही वो करो, न्याय सुनाओ, या अंग्रेजी में ही आप वकालत करो, सुनवाई करो। हो सकता है कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी में नहीं हो, वो देसी वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें परफेक्ट हो, तो इसी वजह से गुजराती भाषा को इसको लेकर के विवाद उठा था कि गुजराती भाषा में मतलब रीजनल लैंग्वेज को उठाया जाए वहां पर हाईकोर्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश इसमें 351 में किए गए हैं, ठीक है। आपात स्थिति, इमरजेंसी, 352 से 360 बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी के बारे में इसमें बात करी गई है, ठीक है, इमरजेंसी के बारे में बात करी गई है। भारत में इमरजेंसी का प्रावधान जो है, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से? जर्मनी के संविधान के लिए, ठीक है। आपको अलग से वीडियो दी गई है कि संविधान के विदेशी स्रोत, हम लोगों ने संविधान बनाया तो कहां से बनाया, कहां कहां से स्रोत हमने उठाए थे, इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप सर्च करोगे मिलेगी। तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल की व्यवस्था ली। अपने यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल, कौन कौन से? 352, 356 और 360। कौन कौन से? 352, 356, 360। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी। अभी तक कितनी बार लगा? 3 बार। कितनी बार लगी? 3 बार। जो जो फैक्ट बता रहा हूँ सबका सब पूछा जाएगा, ठीक है, पढ़ लेना बहुत ध्यान से। 3 बार लगी। कब कब लगी? एक बार 1962 में लगी थी और चली थी 68 तक, ठीक है, 1962 से 68 तक लगी, जब चाइना अटैक किया था अपने पास, इमरजेंसी घोषित की गई थी। हालांकि ये नेफा में की गई थी। नेफा कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, लिख देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, नेफा में, ठीक है। इसके बाद 1971 में लगी, 1971 में लगी, ठीक है। 1971 में आपको पता है क्यों लगी, ठीक है, बांग्लादेश को हम लोग आजाद कराए, ठीक है। तो 1971 में दूसरी इमरजेंसी लगी। तीसरी इमरजेंसी, ये दोनों तो विदेशी कारणों की वजह से लगी कि हम वहां से चाइना से युद्ध कर रहे थे, इस वजह से अरुणाचल प्रदेश की साइड लगाए, यहाँ पर पाकिस्तानियों को भगाना था इसलिए लगाए। तीसरी वाली जो लगी वो देश में लगी 1975 में। ये बहुत भयानक था, 21 महीनों तक चला, 21 महीनों तक चला, ठीक है, 21 महीनों तक चला। और 25 जून था, ये क्या हो गया भाई, 25 जून था, 25 जून इंदिरा गांधी के टाइम पर
1975 को 21 महीनों के लिए इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया। जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी क्रांतिकारी कहें या विपक्ष कहें या कोई उभरते हुए जो गली मोहल्ला के नेता थे, वो सबको डाल दिया गया जेल में एक साथ भर करके। एक एक गली कूचे के भी जो लीडर टाइप के थे उनको भी डाल दिया गया था। तो ये पूरा इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, पूरी पूरी पावर जाती है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति सेना से उसको लागू करवाता है, पुलिस वगैरह सब सिस्टम भंग कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और, राज्य आपातकाल फिर राष्ट्रपति शासन के, राज्यपाल को जो राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये राज्य आपातकाल के तहत आता है। यह अनुच्छेद 356 में कहा गया। इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के आदेशों पर, राष्ट्रपति के निर्देशों पर राज्यपाल शासन लागू हो जाता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ऐसा लागू है। ठीक है ना, तो राज्यों में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हो सकता है, तो राज्यपाल शासन होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी जम्मू कश्मीर में अभी नहीं कहेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर तो अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया, इसके पहले वो वहां पर राज्यपाल शासन था। ठीक है, जब विधानसभाएं भंग हो जाती हैं राज्यों में, तब वहां पर राज्यपाल शासन होता है, और राज्यपाल शासन ये राष्ट्रपति के कहे अनुसार होता है, इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के निर्देशों पर राज्यपाल शासन करता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तब लगाया जाता है अनुच्छेद 360। अभी तक कभी लगा तो नहीं है, स्थिति एक बार 1991-92 में बन गई थी, ऐसी आ गई थी कि भारत के पास केवल एक या दो हफ्तों के लिए विदेशी मुद्रा भंडारण बचा हुआ था। तो जब विदेशी मुद्रा भंडारण रहता है तभी तो भैया हम लोग ठीक ठाक है, नहीं तो कैसे रहेंगे ठीक ठाक। ठीक है, विदेश में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम यहाँ कितना भी मुद्रा छापते हैं। तो स्थिति बनाई थी, लेकिन एलपीजी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह जी ने लाया, वित्त मंत्री थे उस टाइम पर, नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये बहुत पूछा जाता है, लोग कंफ्यूजन बोल देते हैं मनमोहन सिंह लाए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नहीं, मनमोहन सिंह उस टाइम पर वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलपीजी के समय या उदारीकरण जब व्यवस्था लाई गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको नरसिम्हा राव लगाना है, मनमोहन सिंह गलती से भी मत लगा देना। मनमोहन सिंह आकर 2004 में बने थे। ठीक है, 2004 से 2014 तक थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एलपीजी लाया गया 1991-92 में नरसिम्हा राव की सरकार में। उसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था हो गई, वैश्वीकरण किया गया, उदारीकरण किया गया, निजीकरण किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया। तो इस वजह से ये हुआ, इस पर मैं अर्थव्यवस्था में आपको चैप्टर में क्लास ले चुका हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, संविधान में संशोधन। इसको हम लोगों ने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने अनुच्छेद 368 को उठाया। आर्टिकल 368 ये कहता है कि आप संविधान बनाए हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन संविधान बनाए हो जिस टाइम के अनुसार बनाए हो सकता है आगे आने वाला समय बदल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1950 में जो चीजें बनी होगी, जो नियम कानून लाए गए होंगे, अब तो 2020 तक पूरा पूरा काया पलट गया है, सारा सिस्टम ही बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो इस वजह से ये अनुच्छेद 368 लाया गया, जिसमें संसद को यह अधिकार है कि संसद जो है समय समय पर संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो जिसके लिए क्या करना होगा, प्रोसीजर ये है कि भैया पहले बिल लाओ, बिल या तो राज्यसभा में आएगा या तो लोकसभा में आएगा। ठीक है ना, बिल लाया जाएगा, और इसमें एक बिल होता है वित्त विधेयक, जो कि फाइनेंस बिल होता है, वो केवल और केवल लोकसभा को अधिकार होता है, लोकसभा ही ला सकती है। बाकी सभी विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी ला सकते हैं। एक सदन में आया तो वहां पर 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वहां पर 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जी जब ठप्पा लगा दिए, मुहर लगा दिए, तो फिर मारी मुहर लगाई, ठप्पा बन गया कानून। वो बिल जो है वो बन जाएगा एक्ट, वो जो विधेयक लाया गया था, जिसे हिंदी में विधेयक कहते हैं बिल को, वो विधेयक बन गया कानून। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है संविधान में संशोधन। अभी तक हो चुके हैं 106 संविधान संशोधन, 101वां वाला था जीएसटी, तहलका मचा दिया है जीएसटी। ठीक है, चलो तो फिलहाल ये तो थी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की वीडियो। अपनी आई है एक पुस्तक, बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है, करंट अफेयर की समस्या को आपका एकदम जड़ से मिटाने के लिए। एक किस पुस्तक लोगे, ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र। ठीक है, आप बाकी एग्जाम का कर दोगे सत्यानाश, ये ले लो ब्रह्मास्त्र। कहाँ पर मिलेगा आपको, एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप अमेजन पर जाइएगा, सिंपली अमेजन आसान पड़ेगा, अमेजन पर जाइएगा, एमजेटी बुक लिखिएगा, है ना, मतलब कुछ भी लिख दो आगे एमजेटी लिख देना बस। ठीक है, कुछ भी लिख देना आगे एमजेटी लिख देना, आपको ये किताब मिल जाएगी। ठीक है ना, और करंट अफेयर 2022 का है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, टॉपिक वाइज बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। यहाँ पर इंडेक्स है, और यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप जाओगे जब अमेजन पर तो वहां पर भी मैंने डाल रखा है, तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या है।
बाकी चीजों के लिए, हमारे कोर्सेज वगैरह के लिए आप MZT ऐप का रुख कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी है, मजेदार रही है कि नहीं, इंपॉर्टेंट लगी है कि नहीं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।